नमस्कार, जय भीम। मैं हूं अशोक दास और आप देख रहे हैं दलित दस्तक। किसानों से संबंधित जिसे कृषि अध्यादेश कहा जा रहा है, 3 बिल लोकसभा में, राज्यसभा में पास हो चुके हैं। ये 21 सितंबर की बात है। उसके बाद से लगातार देश भर में किसान विरोध करने के लिए सड़कों पर हैं। किसान नेता, किसानों से जुड़े हुए लोग जो राजनीति करते हैं, वो लोग लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह किसानों के हक के साथ खिलवाड़ है, जबकि केंद्र सरकार, पीएम मोदी ने ट्वीट किया था इस अध्यादेश के पास होने के बाद कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ उनको। उन्होंने कहा था कि बढ़ा हुआ एमएसपी किसानों को सशक्त करेगा और उनकी आय दोगुनी करने में मदद करेगा। तो ये दो तरह की बातें आ रही हैं बीच से निकलकर। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हैं दो जानी मानी हस्तियां। हमारे साथ हैं प्रदीप हुड्डा जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं लोक दल हरियाणा के। दूसरे हमारे साथ दलित एक्टिविस्ट और जो बुद्धिजीवी हैं सतीश प्रकाश जी हैं, जो कि मेरठ से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। जी धन्यवाद जी। और मेरा पहला सवाल है हुड्डा जी से। हुड्डा जी, मोदी जी कह रहे हैं कि इससे किसानों की आय दुगुनी होगी, जबकि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आखिर यह विरोध क्यों है, जब अगर आय दुगुनी हो जानी है तो? मोदी जी की बात देखें तो मोदी जी को 2014 में एक ही चीज पे लाया गया था, भरोसे पे। लोग कांग्रेस से दुखी थे, सत्ता में परिवर्तन चाहते थे। मोदी जी ने बड़ी बड़ी बात की और लोगों ने भरोसा जताया उनमें कि ये देश को बदलेंगे, देश के नए प्रधानमंत्री आएंगे, आम जन से आएंगे। लेकिन पिछले 6 साल में मोदी जी किसी भी बात पर खरे नहीं उतरे। आज भी वो किसानों के लिए एक बिल लेके आए, जो बिल 5 जून को अध्यादेश के रूप में जारी किया गया। ऐसी आपदा के समय ही अध्यादेश जारी होता है, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आपदा के समय में बिना सेशन को कॉल किए इसको लाना पड़ा। दूसरी बात, ये किसानों के लिए बिल था, इसके लिए किसी भी किसान संगठन से बात नहीं की गई। आरएसएस का जो भारतीय किसान संघ भी है, वो भी इसके खिलाफ है। और इसमें जो जो चीजें लाई गई, वो लगभग चीजें सभी ऑलरेडी हैं। किसान को आज भी मंडी में बेचना पड़ता है, वो मंडी में भी बेच सकता है, वो बाहर भी बेच सकता है, उसके पास कोई रोक टोक नहीं है। और दूसरी जो विशेष बात है, इसमें बार बार सभी किसान संगठन एक ही बात कह रहे हैं कि आपने जो अध्यादेश लाए हम मान लेते हैं, लेकिन इसमें जो आप कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं कि एमएसपी पे खरीद होगी, तो किसान कह रहे हैं। एक मिनट में रुकूंगा, आप थोड़ा इसको आसान भाषा में भी समझाइए कि आखिर इस बिल में है क्या, ताकि हमारे दर्शकों को बेहतर तरीके से समझ सके, जो आम एक दर्शक है। देखिए, इस बिल के अंदर 3 बिल हैं। ये एक बिल है कृषि को ओपन करना, कि किसान अपने प्रोडक्ट को कहीं भी बेच सकता है, और कोई भी किसान, चाहे वो उत्तर प्रदेश का है, हरियाणा का है, राजस्थान का है, वो पूरे देश में किसी भी मंडी में अपना अनाज बेच सकता है। ये बात बिल्कुल अच्छी है, एक देश एक कानून हो, अच्छी बात है। दूसरा अध्यादेश है कि किसान जो अपना ये स्टॉक है, ये अडानी और अंबानी या कोई भी बड़ी कंपनीज कहें, उसमें एक ही कंडीशन है कि आधार कार्ड अगर आपके पास है और पैन कार्ड आपके पास है, तो पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेस पे आप किसान से उसका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और स्टॉक कर सकते हैं। और स्टॉक की लिमिट खत्म कर दी गई है, जो पहले जरूरी अधिनियम में था कि गेहूं, चावल और अनाज की जरूरत होती है तो इसको ना किया जाए। अब कोई भी कितना भी स्टॉक कर सकता है। तीसरा अध्यादेश है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई भी बड़ी कंपनी किसी किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का वो कर सकती है, कि वो उन्हें पैसा देंगे, बीज सप्लाई करेंगे, जरूरी खाद देंगे, और जो भी प्रोडक्ट वो निकालेंगे वो उसको एक अकॉर्डिंग टू पैक्ट वो उसको खरीद लेंगे। अब किसानों की समस्या आती है। किसान इन तीनों अध्यादेश से खुश हैं, चलो अच्छी बात है, आपने पारित कर दिया, मंडी स्तर को खत्म कर रहे हैं, डायरेक्ट आप बेच रहे हैं। लेकिन इसमें किसान को ध्यान में रखते हुए एक चीज और डालनी चाहिए कि कोई भी किसान का प्रोडक्ट, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वो एमएसपी से नीचे ना खरीदा जाए। क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान जो लग रहा है मुझे, मंडियों में जो की खरीद होती है, सरकारी खरीद करते हैं, जैसे हरियाणा और पंजाब में मंडी स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी। यहाँ पे गेहूं का एमएसपी 1925
अप्रैल और मई में बिका था, लेकिन आज उसी गेहूं का रेट 1600 और 1700 रुपए है। जैसे ही मंडियों में सरकारी खरीद कम हुई, उसका रेट गिर गया। देश में 85% किसान 2 एकड़ से कम है। 85% किसान जो 2 एकड़ से कम है, तो आप उनकी जरूरतें समझ सकते हैं, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर वो इसको रोक ले 5 साल, 4 साल या सिर्फ 2 साल भी, आज हिंदुस्तान की आबादी 138 करोड़ है और उसके लिए हमारे पास 210 बिलियन टन अनाज उत्पन्न होता है, जो कि एवरेज टू इक्वल है। 200 के आसपास हमें चाहिए, मुश्किल से 5-10 बिलियन टन एक्स्ट्रा है। अगर किसान एक बार भी रोक दे तो यही अनाज जो गेहूं 19 रुपए किलो, 16 रुपए किलो बिक रहा है, ये 100 रुपए किलो तक बिकेगा। और कहीं ना कहीं मुझे इनकी जो मंशा लग रही है, चाहे वो बड़ी कंपनीज है अडानी और अंबानी, वो इसी ढर्रे पर चल रही हैं। बाकी अभी देखिए क्या होता है। हम तो राष्ट्रपति जी से अनुरोध करते हैं कि इसको ना लाया जाए, और अगर लेके आए तो एक संशोधन किया जाए कि इसको एमएसपी से नीचे ना खरीदा। तो जो किसान मंडी में बेच आता है अपनी जमीन की फर्द के साथ, तो उसे एमएसपी मिल जाता है। लेकिन आज तक पूरे हिंदुस्तान में 6% किसान ही ऐसे हैं जो एमएसपी पर अपनी फसल बेच पाते हैं। ओके, ये डर है। सतीश जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे अध्यादेश को? उसके बाद जो किसानों का आंदोलन है, जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार आपकी नजर पार्लियामेंट पे भी होगी, किस तरीके से वहां पे डिस्कशन चल रहा है, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? सरकार जो अध्यादेश लेके आई है। नहीं, देखो, हुड्डा जी ने बहुत सारी बातों को बताया और मैं इनकी कुछ बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, लगभग सारी बातों से सहमत हूँ। देखो, उन्होंने ये कहा कि सरकार जो है, पहले तो नियत की सवाल है कि देखिए किसान की होल्डिंग पावर है या नहीं है। जिस देश में 86.4% जो किसान है वो 2 एकड़ से कम है, अब जिसके पास जमीन ही 2 एकड़ से कम है, क्या उसकी होल्डिंग पावर होगी? एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर हुड्डा जी ने एक बात बताई है कि मुद्दा एमएसपी का भी है, जो सबसे बड़ा खेल है। सरकार कहीं ना कहीं एक बहाना ढूंढ रही है। अब तक जो सरकार एमएसपी पे जो उसकी बाध्यता थी कि सरकार को किसान का गेहूं या जो भी अनाज है वो उसको एमएसपी पे खरीदना ही पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं जब आपने मंडी खत्म कर दी और ये सारी चीजें आप बाहर आ गई, तो आपने अब किसान को सीधा सीधा आपने बाजार के ऊपर आपने छोड़ दिया। और मुझे नहीं लगता कि इस देश का किसान इतना मजबूत है कि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके साथ वो किसी भी तरह का कंपटीशन क्रिएट कर सकता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, इस देश में कहीं ना कहीं, देखिए, जब बीजेपी आएगी, कहीं ना कहीं व्यापारियों का फायदा वो ढूंढती है। और कोरोना काल में अभी हुड्डा जी ने एक बात कही कि अध्यादेश लाने की जरूरत क्या थी भाई? एक तो कोरोना काल में देश में महामारी का माहौल है, सीमाओं के ऊपर तनाव है। ऐसी स्थिति में सरकार को यह भी क्लियर करना चाहिए ना कि उसके पास ऐसी क्या स्कीम थी। दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताइए कि सरकार को अगर इस तरह का अध्यादेश लाना भी था या इस तरह का कोई कानून बनाना भी था, तो कानून बनाने से पहले आपने किसी भी जो किसान संगठन है, आपने उनको इन्वॉल्व नहीं किया। दूसरी बात, अगर सरकार को इतनी बड़ी स्कीम, क्योंकि इस देश की 70% आबादी कहीं ना कहीं कृषि के ऊपर आधारित है, सबसे बड़ा श्रम भी इसी के पास है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो लैंडलेस हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं पैसा जो है किसानी है, जमीन नहीं है उनके पास। तो ऐसी गांव की आबादी के लोग अगर रहेंगे, एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो हुड्डा जी ने जो बात कही है, हुड्डा जी देखिए इसमें खेल क्या होगा। देखिए, क्वालिटी और क्वांटिटी दो उसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाली है इन्होंने कि क्वालिटी क्या होगी ये चेक करने का अधिकार किसान के पास नहीं होगा, और जो उसकी कीमत होगी वो क्वालिटी तय कर देगा कि ये क्वालिटी है। और फसल कोई फैक्ट्री नहीं है कि आपने इधर से एक चीज डाली और दूसरी तरफ से निकाल ली। बहुत सारी समय के ऊपर, बहुत सारे सीजन के ऊपर, बहुत सारे वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है कि इस बार की जो ईल्ड होगी वो किस तरह की होगी। तो जो क्वालिटी के मामले में कहीं ना कहीं किसानों को ब्लैकमेल किया जाएगा, और वो ब्लैकमेल ना हो उसका रास्ता कहीं ना कहीं आपने कोर्ट वो जा नहीं सकता। एसडीएम, आपको लगता है कि एसडीएम से उसको न्याय मिल जाएगा। और दूसरी बात, देखिए एक चीज इन्होंने क्या क्या काम किया है।
एक कानून के अंदर आपने ये कहा कि जो अनाज है, वो तिलहन है, जो अनाज है, जो पिछले 60 साल से कहीं ना कहीं आप उसकी एक लिमिट थी होल्ड करने की, कहीं ना कहीं व्यापारी की अगर आपने वो लिमिट दूर कर दी है, तो आपने एक काम किया है ना कि अगर व्यापारी के पास जिस तरह का होल्ड है, अगर उसके पास गेहूं बहुत ज्यादा है, तो अगली बार वो कोशिश करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लालच में किसान को कहीं ना कहीं इस तरह के जाल में फंसाएगा कि उससे ऐसी फसल उससे पैदा करने की कोशिश करेगा ताकि उसका जो स्टॉक का जो मार्केट है, मार्केट को वो कंट्रोल कर सके। और ये इस जाल में कहीं ना कहीं ये देश की जनता बहुत ज्यादा फैल जाएगी। एक सवाल और भी है बड़ा कि जैसे लगातार हुड्डा जी ने भी कहा, आपने भी कहा कि एक बहुत बड़ी आबादी है जिसके पास 2 एकड़ से भी कम जमीन है। एक चीज और आती है, अभी भी तमाम आबादी गांव में ही रहती है। शहर के कुछ किलोमीटर को छोड़ दिया जाए, एरिया को छोड़ दिया जाए, तो हमें गांव ही दिखते हैं, है ना। बड़ी बड़ी इमारतों के पीछे पूरे आज भी गांव ही बसे हुए हैं, चाहे ग्रेटर नोएडा हो या फिर गुड़गांव हो। एक बहुत बड़ी आबादी है। अगर मैं बात करूं शेड्यूल कास्ट की, तो वो खेती किसानी पर निर्भर है, और वो वैसे लोग हैं जिनके पास अपनी जमीनें नहीं है। बावजूद इसके वो किसी ना एक मजदूर के रूप में, नहीं तो बटाईदार के रूप में उस खेती किसानी पे ही डिपेंड है। उस बड़ी आबादी के जीवन में क्या फर्क आएगा, वो किस तरीके से पीटा जाएगा सरकार द्वारा? देखिए, अगर किसान की आय घटेगी, अगर किसान के सामने संकट पैदा होगा, तो कहीं ना कहीं जो लैंडलेस लोग हैं लेकिन उनका पैसा कहीं ना कहीं किसानी है, तो अगर किसान के हित सुरक्षित नहीं है, तो जो व्यक्ति कृषि के श्रम में लगा हुआ है उसके हित कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। हुड्डा जी, एक बात और बताइए, लॉकडाउन जो हुआ 3 महीने तक पूरा देश बंद था, कुछ भी नहीं था, सारी चीजें ठप थी, और एक आम आदमी, पूरे देश का आदमी जो घरों में बंद था, तमाम सुविधाओं से महरूम था, है ना गाड़ियां चल रही थी, ना और कोई सुविधाएं थी। उस वक्त जो बेसिक जरूरतें, उसके पास सिर्फ भोजन था जी। तो कहीं ना कहीं अब उस जो जैसे बिग बाजार के जरिए तो तमाम बड़े बड़े पूंजीपति आ ही गए हैं मार्केट में, अब बिग बाजार को फिर अंबानी ने ले ही लिया है उस तरीके से। तो क्या अब जो एक बेसिक चीज है कि आदमी हर चीज के बिना रह सकता है, हर सुख सुविधा के बिना रह सकता है, लेकिन अनाज के बिना नहीं रह सकता, खाए बिना नहीं रह सकता, तो एक जो संभावना जताई जा रही है, जो एक डर है कि पूंजीपतियों का बहुत लाभ होगा और पूंजीपति एमएसपी निर्धारित करेंगे सरकार से मिलके या फिर इस तरीके से, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या ये सीधे सीधे एक पूंजीपति ये जो बेसिक चीज है हमारे जीने के लिए, जो खाद्य सामग्री है, उस पर नियंत्रण करना चाहते हैं आप, और उसके लिए ये लाया गया है बिल? जी बिल्कुल अशोक जी, जैसा आपने सवाल किया, आपके सवाल में ही पूरा जवाब छुपा हुआ है। 5 जून को अध्यादेश आया, मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 3 महीने मार्च, अप्रैल, मई चले गए। उसके बाद मोदी जी ने कहा आपदा में अवसर, तो इन्होंने देखा, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, आपदा में क्या क्या चीजें जा रही हैं। आपदा में 3 ही चीजें थी, लोग या तो मास्क बांट रहे थे, या सैनिटाइजर बांट रहे थे, और सबसे जरूरी चीज था खाना। देश में खाना बट रहा था। पिछले 6 महीने के कोरोना काल में जिस देश में अभी सतीश जी ने बताया 86.4 छोटे किसान हैं, तो ये किसान अपने घर में थोड़ा बहुत अनाज रख लेते हैं। हम सभी किसानी से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा अनाज होता है, इसलिए देश में भुखमरी नहीं आई। लेकिन मोदी जी ने बताया आपदा में अवसर, उसे पूंजीपतियों ने देख लिया कि ये तो बड़ा अवसर है भाई, सबसे बड़ी जरूरी चीज जो थी वो खाना था। अगर ये खाने की होल्डिंग उनके पास होती तो इसको वो मुंह मांगे दाम पे बेचते। जैसे अभी मास्क जो 60 पैसे का मास्क मिल रहा था नॉर्मल मार्केट में, वो मास्क 10 रुपए तक बिका। उसके बाद जो सैनिटाइजर 10 रुपए का था वो 100 रुपए तक बिका। अब बचा खाना लोगों ने फ्री में बांट दिया। अगर सोचिए खाना भी किसी कंपनी के हाथ में होता तो इस खाने की क्या 10 गुना कॉस्ट नहीं बढ़ाई जाती। अच्छा, आपके सवाल का एक और अतीत का उदाहरण देता हूं, 2019 का। 2019 में जुलाई से लेकर 2020 मार्च तक प्याज की कीमतें आसमान छू रही थी। प्याज की कीमतें 100 रुपए के आसपास आ गई। जैसे ही मार्च अप्रैल स्टार्ट हुआ, प्याज की पैदावार आती है,
वही प्याज 3 रुपए किलो बिकता है, 5 रुपए किलो बिकता है, सड़कों पे बिकता है। आज दोबारा से सितंबर का महीना चल रहा है, आज आप उस प्याज को जाके देखेंगे मार्केट में 40 रुपए से किलो आपको नहीं मिलेगा कम। और कुछ समय और इंतजार कीजिए मेरी बात को रखते हुए, यही प्याज फिर दिसंबर में 100 रुपए किलो हो जाएगा, और वही प्याज फिर जैसे ही किसान की बारी आएगी अप्रैल में, वही प्याज फिर 3 रुपए किलो हो जाएगा। अभी तक तो क्या है कि स्टॉक की लिमिट है, प्याज को जरूरी चीजों में गिना जाता है, इसलिए स्टॉक किया नहीं। इस अध्यादेश के तुरंत बाद स्टॉक ओपन हो जाएगा। अब जो व्यापारी अभी अध्यादेश लागू होने से पहले ही 3 रुपए का प्याज 100 रुपए बेच रहे हैं, तो आपको नहीं लगता 20 रुपए का गेहूं वो 200 रुपए बेचेंगे? हुड्डा जी, इसी पे मुझे कुछ याद आ रहा है। कल मैं ट्विटर देख रहा था, सतीश जी आप भी सुनिएगा, उसमें एक बड़ा एक कार्टून सा बना हुआ था। उसमें था कि दो लोग बैठे हुए हैं और एक आदमी जो किसान है वो आम 10 रुपए में बेच रहा है, 2 आम, ठीक है। 20 रुपए में 2, आप लोग ने भी देखा होगा, 20 रुपए में बेच रहा है और व्यापारी उसको 10 रुपए में बेच रहा है। किसान उसको 5 रुपए में कर दे रहा है तो व्यापारी उसको खरीद के फिर 20 रुपए में कर दे रहा है। तो क्या सारा खेल वही है क्या? अब बिल्कुल अशोक जी, इसको एक और उदाहरण से आपको समझाऊंगा। अभी पिछले 10 दिन में ही आप केएमपी से शायद जानते हो, दिल्ली के चारों तरफ एक कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे बनाया गया है जी, और उसके साथ साथ अभी गवर्नमेंट ने रेलवे लाइन को मंजूरी दी है। ये सिर्फ 10 दिन से 1 हफ्ता पहले की न्यूज है। अब इसकी मैं कहानी बताता हूँ आपको, 10 साल पीछे लेके चलता हूँ। कांग्रेस राज में जमीनों का खरीदना शुरुआत की गई। हरियाणा में बादली केएमपी के पास 25,000 एकड़ रिलायंस ने जमीन खरीद ली। यूपी के अंदर आपके नोएडा से दादरी नजदीक पड़ता है, दादरी के अंदर भी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, रिलायंस ने 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन ले रखी है। इस पूरे केएमपी के अलोंग 1,27,000 एकड़ जमीन कांग्रेस के राज में कंपनियों ने ले ली। अब कंपनियों ने वो जमीन ले ली, अब बीजेपी सरकार आई तो इन्होंने वहां से रेलवे लाइन चालू कर दी। अब बीजेपी इसको बड़ा अच्छा दे रही है कि हमने केएमपी पे रेलवे लाइन कर दी। 5 साल और लगेंगे अभी उस रेलवे को बनने में, चलने में। जब तक वो रेलवे लाइन बनेगी, जब तक वहां पर एक भी किसान नहीं बचेगा, क्योंकि जमीन तो वो ले चुके हैं। और वो जमीन से आज तो वो मालिक हैं उस जगह के, किसान अपनी जगह में खेती करता है, लेकिन अभी जमीन ली है, उसके बाद इंडस्ट्री डेवलप होगी। ये इन्होंने स्लो एंड स्टडी प्रोसेस, जितना 20 साल का दिमाग इन्होंने लगाया इंडस्ट्रियलिस्ट ने, वो किसान नहीं लगा सकता। किसान खेती कर सकता है। एक तरीके से किसानों को तात्कालिक फायदा दिखा के और उनको बाद में वो सरकारें या फिर पूंजीपति सूद समेत वसूलने की तैयारी में है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिएगा आज से 10 साल बाद यही किसानों के बच्चे, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, यही कंपनीज में मजदूरी करेंगे। सतीश जी, आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, देखते हैं राजनीति को ध्यान से। जैसे ही कोरोना शुरू हुआ, उसके बाद जब पूरा देश, पूरी दुनिया परेशान थी, लगातार सब लोग ये थे कि क्या पता हम बचेंगे कि नहीं। सबको लग रहा था कि अब उसकी मौत आने वाली है। जिस तरीके से पूरे देश में एक हवा बनाया गया, सबको लग रहा था कि हाँ अब शायद अब दुनिया ही खत्म हो जाएगी। लेकिन उसी दौर में ठीक तुरंत कोरोना लॉकडाउन लागू होने के बाद सरकार ने रेलवे का निजीकरण का प्रस्ताव ले आया। उसके बाद धीरे धीरे इसी कोरोना काल में किसानों को लेकर बहुत बड़ा अध्यादेश लाया गया है। तो जब इतनी महामारी है, तो क्या सरकार इसी लॉकडाउन में और कोरोना की आड़ में अपने तमाम हित साध लेना चाहती है? इस राजनीति को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए हुड्डा जी ने बहुत सारी चीजें बड़ी को क्लियर कर दी। देखिए ये व्यापारियों की सरकार है, किसान को इससे 100%। देखिए मोदी जी ने कहा कि कोरोना हमारे लिए एक अवसर है, हमने इसको अवसर के रूप में लिया। और अभी हुड्डा जी ने एक बात, बहुत अच्छी बात बताई है कि उन्होंने कहा है कि अब व्यापारियों को इस देश में अगर खाद्यान्न ना होता तो यहां भूखमरी होती।
यहाँ लूटमार होती, ये तय है। और अगर सरकार के पास जिस एमएसपी को आज आप खराब बता रहे हैं और सरकार खरीदने से मना कर रही है, अगर सरकार के पास अगर भंडारण ना होता तो यही व्यापारी इस अनाज से कितना व्यापार करते। कहीं ना कहीं इस देश के जो व्यापारी है, देखिए व्यापारी, देखिए किसान किसान होता है, किसान व्यापारी नहीं हो सकता। अगर इस देश का किसान व्यापारिक सोच के साथ पैदा होता तो आज किसान की हालत आप ये स्थिति थोड़ा ही होती है ना। वो मार्केटिंग करना नहीं जानता, वो अनाज पैदा कर सकता है, वो व्यापार नहीं कर सकता। आप उसको जो घाघ व्यापारी है, जो पैदाइशी व्यापारी है, जिनका काम ही मुनाफा पे आधारित है, उनके बीच में आप खुले में छोड़ रहे हैं। मेरा मानना यह है कि सरकार को कहीं ना कहीं कुछ जिले, अगर इतनी बड़ी स्कीम थी, पूरा देश की जो आबादी है अगर वो किसानी के ऊपर आधारित है, तो सरकार को कोई पायलट प्रोजेक्ट चलाना चाहिए था ना। भाई ऐसी जल्दी क्या है, आप 2 साल 4 साल 2 सीजन 3 सीजन कुछ जिले डिक्लेयर करते हैं ना। अगर सरकार को इतनी बड़ी स्कीम चलानी थी तो सरकार को यह भी बताना चाहिए था ना कि इसकी अच्छाइयां ये है, इसकी बुराइयां ये है। हमारे ये 100 10 20 50 जो भी आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट डिसाइड करने चाहिए थे कि ये पायलट प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट फिर लोगों के बीच में जाना चाहिए था। देखिए आपको एक बात मानना पड़ेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर एमएसपी निर्धारित करने का अधिकार, अगर फसल की कीमत करने का अधिकार अगर व्यापारी के पास होगा तो कभी भी किसान फायदे में नहीं जा सकता। देखिए होल्डिंग कैपेसिटीज में बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। तीसरा देखिए, एक अध्यादेश, दूसरा अध्यादेश, तीसरा अध्यादेश, एक एक दूसरे का एनेक्सर है। आपने होल्डिंग कैपेसिटी भी, व्यापारी इतना आसानी से नहीं होता, ये कहीं ना कहीं व्यापारियों का बनाया हुआ कानून है और जो उन्होंने सरकार से बनवाया है। बाकायदा उन्होंने ये भी तय किया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ साथ हमको होल्डिंग पावर भी देंगे। अब मुझे एक बात बताइए कि उस बेचारे किसान से आप ये पूछिए कि वो अगर होल्डिंग कैपेसिटी किसान के पास तो नहीं है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है, अगर होल्डिंग कैपेसिटी व्यापारी के पास है तो व्यापारी उस होल्डिंग कैपेसिटी का बेनिफिट कहीं ना कहीं किसान की जो फसल है, जो वो अगर फसल से 2 या 3 महीने पहले जब उसको फसल के रेट तय करने होंगे, कहीं ना कहीं उसी होल्डिंग कैपेसिटी का फायदा उठाते हुए वो मार्केट में उस सामान को ज्यादा लगेगा और कहीं ना कहीं कीमत डाउन करेगा। और कीमत डाउन जब होगी उसी कीमत के आधार पर अगली फसल की रेट तय करेगा। अगर अगली फसल की रेट तय करेगा, किसान का सस्ते में खरीदेगा, फिर उसकी होल्डिंग कर देगा। तो कहीं ना कहीं एक जाल है और ये किसानों के लिए इसको कहीं ना कहीं गंभीरता से करना चाहिए और सरकार को इन विषय के ऊपर निश्चित रूप से, इस देश का किसान ऐसी स्थिति में अभी नहीं है। जी हुड्डा जी, आखिरी सवाल है आपसे जी। आंदोलन 25 तारीख को तमाम किसान संगठनों ने आंदोलन की बात कही है, तो जो किसान संगठन हैं, किसान हैं, उनकी क्या रणनीति रहेगी 25 तारीख को, क्या होना है? किसान के पास आंदोलन के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। आज देश में विपक्ष खामोश है, सब कुछ खामोश है और कहीं ना कहीं मैं इसे सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी की डिक्टेटरशिप ही कहूंगा। यहाँ डेमोक्रेसी चल ही नहीं रही है क्योंकि अध्यादेश लेके आते हैं और फिर विपक्ष बाहर चला जाता है और संख्या के बल पर उसे पास करा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और किसान के पास सिर्फ और सिर्फ आंदोलन का रास्ता है। किसान सड़कें भी जाम करेंगे, किसान रेल भी जाम करेंगे। और ये मोदी जी को भी सोचना चाहिए, जहां 86% छोटा किसान है और सबसे ज्यादा देश में आबादी किसानों की है और आज भी 50% से ज्यादा देश की जीडीपी खेती पर निर्भर कर दी गई है। आज भी 50% से ज्यादा है, लेकिन उसे काट के दिखाया जाता है। खेती को अलग कर दिया है, हॉर्टिकल्चर को अलग कर दिया, एग्रीकल्चर से ही हॉर्टिकल्चर निकाल दिया। फिर कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग देखेंगे, वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। टेक्सटाइल देखेंगे, वो भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो एग्रीकल्चर को इकोनॉमिक सर्वे में जानबूझकर कम दिखाया गया है बांटकर, लेकिन एग्रीकल्चर आज भी 50% से ज्यादा जीडीपी में रोल करता है। और मुझे सबसे बड़ी समझ में ये नहीं आ रही कि मोदी जी इस चीज को क्यों लागू कर रहे हैं, जो किसानों के लिए लागू कर रहे हैं और किसान खुश नहीं है। तो ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि किसान ही खुश नहीं। और हुड्डा जी, इसी पे इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है मेरा कि मेरे जहन में भी आ रहा था कि
सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, नौकरियां ले रही है, तमाम डिपार्टमेंट बंद कर रही है, रेलवे का उदाहरण सामने है, एयरपोर्ट का सामने है, तमाम तरीके के आपको ही पता है। तमाम लोग नाराज हैं जो सरकारी नौकरियों में हैं, है ना? जी और जो खुल के किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं या फिर किसी का अंधभक्त नहीं है, आम नौकरी पेशा लोग हैं, वो नाराज हैं, उनके भीतर गुस्सा है। देश का किसान नाराज है। तो लोकतंत्र है, हर 5 साल बाद चुनाव होने हैं। जब देश का जो नौकरी पेशा लोग हैं वो खुश नहीं है, किसान खुश नहीं है, तो तमाम लोगों को नाराज करके सरकार आखिर किस तरीके से आगे इलेक्शन में उतर पाएगी? या फिर उसके पास ऐसा क्या तकनीक है जिसके ऊपर उसको इतना भरोसा है कि भाई कुछ भी हो, हम किसी का हित कर लें, हमको तो फिर आ जाना है? क्योंकि ऐसा लोकतंत्र में देखने को मिलता नहीं है। सरकारें सबको साथ लेके चलने की कोशिश करती हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा अशोक जी आपने। ये आगे के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ कागजों में रह गया, लोकतंत्र है नहीं। प्रैक्टिकल रूप पे लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है हरियाणा में। हरियाणा में लाठीचार्ज होता है और मुख्यमंत्री ये कहते हैं लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, गृह मंत्री कहते हैं लाठीचार्ज नहीं हुआ, उप मुख्यमंत्री कहते हैं लाठीचार्ज की जांच होगी। तो कहाँ लोकतंत्र है? कोई सत्य ही नहीं बोल रहा। जी सतीश जी, सवाल तो आपने सुना होगा जो मैंने हुड्डा जी से पूछा। मैं इसी सवाल का जवाब आपसे भी जानना चाहता हूँ। नहीं, देखिए चाल है, ये जाल है, ये चाल है, जाल है, शब्दों का कहीं ना कहीं छलावा है। अभी यही मोदी जी के पास इतनी ताकत कैसे आ गई कि ये किसान आंदोलन, देखिए एक तो कोरोना काल है, दूसरी बात उन्होंने कहीं ना कहीं किसानों की जो नब्ज है उसको कहीं ना कहीं पहचान लिया है। पॉलिटिकली वो बहुत साउंड है, उनका एक तंत्र है जो झूठ पर आधारित है। अभी मैं 2 साल पहले का एक टेस्टिंग बताता हूं कि मोदी जी ने एक दिन में डिसीजन नहीं लिया, उन्होंने बार बार बाकायदा, ये लिटमस टेस्ट नहीं हो रहा, ये बार बार कर रहे हैं। पहले किसानों की खाद की सब्सिडी खत्म की, फिर 50 किलो का कट्टा 45 किलो का किया, उसके रेट बढ़ाए। फिर आपको अभी एक लालच की बात और बता दूं आपको कि इससे पिछले बजट में मोदी जी ने एक बड़ा कंसेप्ट रखा कि एक आजकल वो जीरो 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 एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, जीरो बजट एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, है ना? वो जीरो की बात, आपको मालूम था क्या कहा कि किसान को आपको कहीं भी बाहर के केमिकल के ऊपर आधारित नहीं रहना, आपको घर में ही सब चीजें पैदा करनी है। कहीं ना कहीं उनकी चाल है और उस चाल में इस देश का किसान कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। दादी ने जो बातें कही है कि आखिर इतना किसान विरोधी होने के बावजूद भी, और बिहार में चुनाव होने वाले हैं, पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, ऐसी स्थिति में इतना बड़ा डिसीजन जो घोर किसान विरोधी है, बीजेपी अगर डिसीजन ले रही है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे। देखिए बीजेपी डिवाइड एंड रूल वाला उसका एक कंसेप्ट है, वो उसने कहीं ना कहीं ये किसानों की इस नब्ज के ऊपर हाथ रखा कि किसान को भी अलग अलग जातियों में बांटा। एक उदाहरण मैं बता दूं हुड्डा जी, ये बीजेपी है, ये बड़ी चालाक पार्टी है। उत्तर प्रदेश में ये बीजेपी अगर हरियाणा में चुनाव लड़ती है तो एंटी जाट को एक मुद्दा बना देती है यही बीजेपी, और यही बीजेपी जाटों के खिलाफ इलेक्शन लड़ती है हरियाणा के अंदर, और यही बीजेपी अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट समाज को अपनी ओर खींचने में कामयाब रह जाती है, वहां उसको हिंदू मुस्लिम में बांट देती है। तो कहीं ना कहीं दम है। लेकिन देखिए मैं आशावादी हूं और इस देश के किसानों के ऊपर मुझे विश्वास है। आप देखना कहीं ना कहीं ये बीजेपी की सत्ता में आखिरी ताबूत होगा। इस देश का किसान अभी सोया नहीं है। आप देखना यही किसान कहीं ना कहीं बीजेपी की सत्ता को पलटेगा और सरकार को ये वापस लेना पड़ेगा। एक बात और बता दूं कि इस कृषि बिल की लंबाई बहुत ज्यादा नहीं है, इसकी आयु बहुत ज्यादा नहीं है हुड्डा जी। ये कहीं ना कहीं 20, 21, 22 और 23 तक किसानों के शोषण करने का एक तरीका बनाया है बीजेपी ने कि सत्ता में आओ, मैक्सिमम कमाओ और मैक्सिमम कमवाओ। और यही बीजेपी आप देख लेना, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब केंद्र का 2024 का चुनाव आएगा, ये कहीं ना कहीं इस बिल को वापस लेगी, 100% वापस लेगी। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने बहुत ही बारीकी से अपने राय रखी और तमाम पहलुओं को समझाया। और एक बड़ा सवाल है कि देश का किसान आज सड़क पे है, परेशान है, और पूरे देश को
पूरे देश को उसके साथ खड़े होने की जरूरत है, किसान के आंदोलन के साथ खड़े होने की जरूरत है। और सरकार जो भी गलत कर रही है किसानों के साथ, पूरे देश को चाहिए, क्योंकि हर घर में एक किसान होता है, हर घर, सबके पास एक खेत होते हैं और हर किसी के घर में उसी खेत से, उसी जमीन से अनाज आता है जिससे जीवन चलता है। तो सबका, किसानों को आज देश की जरूरत है, तो सबको किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए और उनके जो हक हैं वो उनको जरूर मिलने चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें।